बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि मेरी तो ये पहली शादी थी, लेकिन मेरे शौहर की तीसरी शादी थी। उसकी दोनों बीवियां मेरे सामने ही खड़ी थीं जब मुझे तैयार किया जा रहा था, तो वो वहीं बैठी थी और उसमें से एक तो न जाने कब से अपने मुंह में क्या चबा रही थी। दोनों आपस में कोई बात कर रही थी और बार बार हंस रही थी। मुझे उन पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो तो वैसे भी मेरी सौतन थी। मेरे माँ बाप बहुत ज़्यादा गरीब थे, उन्होंने मुझे एक तरह से बेच ही दिया था, लेकिन ये लफ्ज़ किसी ने बोला नहीं था कि इस लड़की को भी बेचा गया है। मेरा शौहर एक अमीर अरबी शेख था और उनका ख़ानदान बहुत पुराने ख्यालात का था। उनको कोई भी लड़की मिल सकती थी, वो बहुत ज़्यादा पैसे भी देते थे, लेकिन फिर भी मजबूर से मजबूर लोग भी अपनी बेटी उस घर में देने से पहले 100 दफ़ा सोचते थे। ये बात बहुत अजीब थी कि जहाँ इतने पैसे मिल जाएं, वहाँ कौन 100 दफ़ा सोचता है, और मेरे माँ बाप ने तो एक दफ़ा भी नहीं सोचा। ये शादी हो गई, निकाह हो गया। अब मैं अपने कमरे उरूसी में बैठी थी और मेरी दोनों सौतनें भी वहीं पर आकर बैठ गई थी। अभी भी वो मुझे ऐसे ही देख रही थी जैसे मैं किसी जू का जानवर हूँ। मुझे भी गुस्सा आ गया। मुझे पता था कि ये भी मेरी तरह यहाँ पे खरीद कर ही लाई गई थी, लेकिन उनसे बाकायदा निकाह हुआ था, जैसे अभी मुझसे हुआ था। मैंने कहा, आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं? आप अपने कमरे में चली जाएं। उसने कहा, अभी तो तुम्हें भी यहाँ पर नहीं आना था, लेकिन तुम्हें थोड़ी देर आराम करने को यहाँ बिठाया गया है। अभी एक रस्म होना बाकी है, उसके बाद तुम यहाँ आराम से बैठ सकती हो। अभी तो थोड़ी देर के लिए ही बैठी हो, इसलिए ज़्यादा पुरसुकून होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, कैसी रस्म? उसने कहा, क्यों, तुम्हें नहीं पता कि शादी की रात बहुत सारी रस्में होती हैं? मैंने कहा, हाँ होती हैं, लेकिन शादी तो हो चुकी है। आप लोगों ने तो कोई भी रस्म नहीं की, और ख़रीद के लाई हुई औरतों के साथ कौन रस्म करता है? इस बात पर वो हंसने लगी और बोली, जिस रस्म के बारे में हम कह रहे हैं ना, वो रस्म और है, तुम शायद कुछ और ही समझ रही हो। ये राह बड़ी लंबी है जहाँ पर तुम्हें जाना है। ये जानकर हैरान हो जाओगी कि हम अपने शौहर को शेख साहब कहते हैं, और शेख साहब अपनी बीवियों के मामले में बड़े ठोद किस्म के हैं। छोटी छोटी बातों को हमेशा याद रखते हैं। अब जिस चीज़ की कीमत ज़्यादा दी हो तो इंसान वो चीज़ चेक करके ही लेता है ना। मैंने कहा, क्या मतलब है आपका? मुझे उनकी बातें थोड़ी बहुत समझ आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था कि क्या कहना चाहती है वो, कि मैं कोई चीज़ हूँ जिसके पैसे ज़्यादा दिए गए थे और चेक करने से क्या मतलब था। मुझे लगा कि ये गुस्से में पागल हो रही हैं क्योंकि मैं इनसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ और कम उम्र भी हूँ, इसीलिए इनको पता है कि अब इनका राज ख़त्म होने वाला है और मेरा राज शुरू होगा। इसीलिए अपने दिल को तसल्ली देने के लिए उल्टी बातें कर रही हैं और मुझे डरा देना चाहती हैं। मेरे माँ बाप ने अगर मुझे बेचा था तो मुझे इस बात के बारे में बताया था कि मैं कोई मासूम लड़की नहीं थी जिसके साथ बुरा हुआ था, और उसको पता भी नहीं था। मुझे पता था कि ये सब कुछ इसी तरह होता है क्योंकि हम लोग गरीब थे, लेकिन गरीबों के घर में अगर एक खूबसूरत लड़की पैदा हो जाए तो उसके साथ यही होता है। अब तो मैं शेख साहब की बानिकाह बीवी बन चुकी थी। ये वो रास्ता था जिस पर चलने के अगर कुछ नुकसान थे तो फिर कुछ फ़ायदे भी तो थे। मेरे पास बहुत से पैसे होते हैं, मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनती, मैं अच्छा खाना खाती, और शेख साहब मेरे नखरे भी उठाते। मैंने कह दिया, आप लोग मेरे हक में अच्छी कभी नहीं हो सकती, मैं ये बात जानती हूँ, इसीलिए मेरे साथ ज़्यादा बातें करने की या फिर मीठा बनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि मैं गरीब घर से आई हूँ, लेकिन मैं पढ़ी लिखी और समझदार हूँ, और ये भी जानती हूँ कि सबसे कम उम्र बीवी सबसे ज़्यादा राज करती है। इसीलिए आप लोग अपने लिए परेशान हो, पर मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो दोनों हैरान रह गई और उन्होंने कहा, तुम्हें तो ऐसा सीधा करेंगे कि याद रखोगी। तुम्हें पता नहीं क्या कि एक से भले दो होते हैं? हम दो हैं और तुम एक हो। मैंने कहा, कभी कभी एक भी 100 पे भारी होता है। आप लोग तो सिर्फ दो हैं, क्या कर लेंगे मेरे साथ? उन लोगों ने सोचा था कि मासूम है, कम उम्र है, तो हम लोग इसे अपने इशारों पर नचा लेंगे, डरा देंगे इसको थोड़ा सा। लेकिन मैं यहाँ डरने के लिए नहीं आई थी। एक बिकी हुई औरत अगर मासूम हो तो फिर उसके लिए तो समझे क़यामत ही आ गई है। मुझे बेचा ज़रूर गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं सबको अपने ऊपर जुल्म करने का हक दे देती और मोम की गुड़िया बनकर सब कुछ बर्दाश्त करती रहती। मैंने भी उन लोगों को जिता दिया था कि मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ। वो दोनों वहाँ से चली गई और मुझे पता चल गया कि ये ऐसे ही झूठ बोल रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी औरत आई और उसने कहा, आ जाएं, रस्म का वक्त हो गया है। मैंने कहा, कौन सी रस्म? तो वो कहने लगी, वही रस्म जो शादी के बाद और सुहागरात से पहले की जाती है। मैंने कहा,
मैंने ऐसी रस्म के बारे में कभी नहीं सुना। उसने कहा, यह रस्म सिर्फ इस खानदान में होती है, आप आ जाएं। मैं उसके साथ चल पड़ी क्योंकि मेरी मजबूरी थी, लेकिन वो मुझे कहाँ लेकर जा रही थी ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। ना तो वो मुझे किसी कमरे में लेकर आई और ना ही किसी टीवी लाउंज या हॉल में, बल्कि वो मुझे घर के पीछे बने हुए एक छोटे से गार्डन में ले आई। एक गार्डन तो घर के आगे बना होता है जो बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन यहाँ पीछे भी बनाया गया था जहाँ पर शेख साहब बैठा करते थे और बैठकर चाय पी जाती थी। सामने देखा तो एक बहुत बड़ा अरबी घोड़ा भी खड़ा हुआ था। वो एक साइड पर खड़ा था। शायद ही मेरे शौहर की हॉबी थी या उसे घोड़े रखने का शौक था, क्योंकि अमीर लोगों के पास घोड़े होते हैं, अरबी घोड़ा तो लाखों में होता है। मुझे वहां पर एक कुर्सी पर बिठा दिया और फिर वो औरत गायब हो गई। मैं हैरान हो गई कि मुझे यहाँ पर बिठाकर वो क्या करने गई है। एक दिन के दुल्हन हूं मैं, दुल्हन को तो अकेला भी नहीं छोड़ते, और ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वहां पर मेरा शौहर भी आ गया। वो मेरे पास बैठने के बजाय बिल्कुल मेरे सामने बैठ गया, और फिर उसकी पहली दोनों बीवियां भी वहां पर आ गईं। उनके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। ऐसा लगता था कि यहाँ पर कुछ होने वाला था। इसका मतलब है कि वो झूठ नहीं बोल रही थी। अब मेरे दिल में बस एक यही सवाल था कि ये किस किस्म की रस्म है और क्यों अदा की जाएगी। तो फिर मुझे उस बूढ़ी औरत ने बताया कि रस्म का तरीका यह है कि आपको इस घोड़े के ऊपर बैठना है और उसके बाद ही ये बात तय होगी कि बड़े साहब आपके कमरे में जाएंगे या नहीं। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि घोड़े पर बैठना है मुझे? तो उसने कहा, हाँ, पर मुझे तो घोड़े से बहुत ज़्यादा डर लगता था और मैं घोड़े के ऊपर कभी नहीं बैठी थी। मतलब ये कोई ऐसा काम नहीं है जो आपने पहले किया हो। आपको कहीं से घोड़ा मिलेगा तो आप उस पर बैठेंगे ना। हम तो गरीब लोग थे, तो मुझे लगा कि कोई मजाक हो रहा है, लेकिन वहाँ सब सीरियस थे। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि दुल्हन रानी, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये रस्म पहली दोनों बीवियों के साथ भी हुई थी और उन्होंने बखूबी इस रस्म को पूरा किया था। मैं उन सब की तरफ देख रही थी और ये सोच रही थी कि क्या वाकई ये सब कुछ मुझे करना पड़ेगा। ऐसा लगता था कि उसके बगैर और कोई चारा नहीं है। उन्होंने उस घोड़े को निकाला और मेरे शौहर के बिल्कुल सामने खड़ा कर दिया, ताकि मेरा शौहर देख सके कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। ये किस चीज़ की रस्म थी? मैंने उस औरत से कहा कि हर रस्म के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, कोई मफहूम होता है। इसके पीछे क्या मफहूम है? तो उसने कहा, इसके पीछे जो मफहूम है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बल्कि कुछ लोग तो उसे बुरा भी समझते हैं, लेकिन आपको समझ आ जाएगी। उन्होंने घोड़े के पास एक स्टूल रख दिया और कहा कि अब आप इस पर पाँव रखे ऊपर बैठ जाइए। एक तो मैं दुल्हन बनी हुई थी, ऐसे कपड़ों में घोड़े पर तो क्या, कुर्सी पर भी दुल्हन मुश्किल से बैठती है। उन्होंने मुझे किस किस्म की मुसीबत में डाल दिया था। तो मैंने घोड़े पर बैठने के लिए उस स्टूल पर पाँव रखा। मुझे लगा कि कोई मेरी मदद तो करेगा, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, बल्कि मैं ज़रा सोच में पड़ गई। तो वो कहने लगी, जल्दी करो नहीं तो रात गुजर जाएगी। मैंने मुश्किल से अपना पाँव ऊपर किया और घोड़े पर बैठ गई। इस तरह से बैठी कि उसे बैठना नहीं कहते। बस मैंने किसी न किसी तरह अपने आप को संभाला था और मैं घोड़े पर सिर्फ 4 या 5 सेकंड के लिए ही बैठी थी। उसके बाद मैं नीचे गिर गई थी, लेकिन इस तरह से गिरी के बच गई थी क्योंकि नीचे स्टूल पर मेरा पाँव आ गया था। मुझे लगा कि वो लोग मुझ पर हंसेंगे, लेकिन कोई भी मुझ पर नहीं हंसा। मेरे शौहर के चेहरे पर गुस्सा था। मुझे लग रहा था कि शायद वो कहेंगे कि दोबारा से रस्म करो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे मेरे कमरे में भेजने के बजाय एक दूसरे कमरे में भेज दिया गया। मैं अपना उरूसी कमरा देख चुकी थी। वो बहुत खूबसूरत था, सजा सजाया था, लेकिन ये कमरा मेरा नहीं था। मुझे यहाँ पर क्यों भेजा था? मुझे तो वहीं पर दोबारा जाना चाहिए था ना। अब मुझे डर लग रहा था क्योंकि कोई कुछ नहीं बता रहा था। जो औरत मुझे कमरे से बुलाने के लिए आई थी वो दाई टाइप लग रही थी, जैसे सारे घर की औरतों की बड़ी समझदार अम्मा होती है। वो जब वापस आई तब मैंने उससे पूछा, क्या हुआ है? कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहा। पहले तो सब मेरी इज्जत कर रहे थे और अब सब मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं यहाँ पर ज़बरदस्ती आई हूँ। क्या मैंने वो रस्म ठीक से नहीं की? उसने कहा, आपको पता चल जाएगा, आप यहाँ पे आराम करें। और मुझे कहा कि कपड़े भी बदल लें। मेरे लिए वो वहाँ पर जोड़ा रखकर चली गई। मैंने कहा, और शेख साहब वो कमरे में नहीं आएंगे? उसने कहा, नहीं, वो इस कमरे में क्यों आएंगे? उनको तो अपने कमरे के अलावा कहीं भी नींद नहीं आती। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। मैंने अपना मेकअप उतारा, कपड़े बदले और सोने के लिए लेट गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैं बार बार ये सोच रही थी कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया था।
कहीं मैंने ठीक से पाँव ना रखा हो या अपने आप को संभाला ना हो, या क्योंकि मैं गिर गई थी इसीलिए उन्होंने इस रस्म को ठीक नहीं समझा कि मैंने ठीक से नहीं किया। सुबह सुबह मुझे किसी ने तैयार भी नहीं करवाया। मैंने फिर से वही कपड़े पहन लिए जो रात को पहने थे। मुझे नाश्ते के लिए कोई बुलाने नहीं आया, यहाँ तक कि किसी ने यह भी नहीं कहा कि कमरे में बैठकर ही नाश्ता कर लो। इसका मतलब कि मुझसे कोई गलती हो गई थी। मैंने उस नौकरानी को अपनी अंगूठी उतार कर दे दी और कहा, मुझे बताओ कि ये सब क्या मामला है, क्या मतलब था इस रस्म का। तो उसने मुझे पूरी बात बताई, जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। उसने मुझे बताया कि यहाँ पर भी वही रस्म निभाई जाती है जो पूरी दुनिया में औरत के साथ होता रहता है। जब औरत की शादी होती है तो सबको इसी बात का तजस्सुस होता है कि कहीं इसकी पहले शादी तो नहीं हो चुकी है। इसीलिए मुख्तलिफ तरीकों से औरत को एक इम्तहान से गुजारा जाता है। ऐसे बहुत से कबीले, बहुत से गांव और बहुत से शहरों में भी, यहाँ तक कि बड़े बड़े घरों में भी अमीर लोगों के दिमाग में भी ये बात फंसी हुई होती है और वो इसको निकालने के लिए उल्टे सीधे तरीके अपनाते हैं। यहाँ पर भी यही हुआ है। यहाँ पर औरत को घोड़े पर इसलिए बिठाया जाता है ताकि पता चल सके कि कहीं पहले इसकी शादी तो नहीं हुई है, और इसका अंदाज़ा इस बात से होता है कि अगर वो घोड़े पर बिल्कुल आसानी से सही तरीके से बैठ जाती है और बिल्कुल भी नहीं गिरती तो इसका मतलब है कि वो पहले या तो शादीशुदा थी, या फिर आप समझ ही रही होंगी मेरी बात का क्या मतलब है। मैं उसकी बात का मतलब समझ रही थी और गौर से सुन रही थी। मुझे अभी से ही गुस्सा भी आ रहा था कि इतने अमीर हो के भी इन लोगों के दिमाग इन चीज़ों में फंसे हुए हैं। उसने कहा, और अगर लड़की ठीक से नहीं बैठती, यानी कि पूरी तरह ऊपर नहीं बैठती और गिर जाती है या उसे बैठने में मुश्किल होती है, तो इसका मतलब है कि वो कंवारी है। मैंने कहा, फिर मुझे भी तो बैठने में मुश्किल हुई थी और मैं गिर भी गई थी, इसका मतलब मैंने तो रस्म पास कर ली ना। उसने कहा, हाँ, आपने रस्म तो पास कर ली, लेकिन आपकी वो सौतन, उन्होंने आपके शौहर के कान भर दिए हैं, जिसकी वजह से आपने सारी रात इस नौकरों वाले कमरे में गुजारी है और शब उरूसी को बर्बाद कर दिया गया है। अब वो न जाने आपके शौहर को क्या कह रही हैं कि वो आपको बुला भी नहीं रहे हैं, बल्कि वो तो अपने काम पर चले गए हैं। अब रात को वापस आएंगे तो ही पता चलेगा कि क्या हुआ है और क्या नहीं। लेकिन इस रस्म का एक और मकसद भी है जो शायद आपको बाद में पता चलेगा। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, और क्या मकसद है, वो भी बताओ मुझे। उसने कहा, मैं वो नहीं बता सकती, वो सिर्फ आपको आपका शौहर ही बता सकता है। मियाँ बीवी की बात है, इसमें मैं नहीं बोल सकती। मैंने अपना सर पकड़ लिया। मैंने कहा, यह क्या बात हुई, मैं किस जगह पर आ गई हूँ। उसने कहा, यहाँ तो यही सब कुछ होता है, और आपको पता है जो उनकी दूसरी बीवी है उसकी पहले भी शादी हो चुकी थी, लेकिन वो बहुत ड्रामेबाज थी। उसने ड्रामा किया और वो घोड़े के ऊपर से गिर गई, क्योंकि वो थोड़ा सा इन सब के बारे में पहले से ही जानती थी क्या ऐसा होगा, और उसके साथ भी हुआ। जब वो गिरी तो उसके पाँव में फ्रैक्शन आ गया था, लेकिन वो अपनी पाकबाजी को साबित कर चुकी थी। तब से ही वो बड़े साहब की सबसे लाडली वाली बीवी है, और ये सब कुछ उसी का किया धरा है। अब आपके साथ क्या होगा, आपकी किस्मत में क्या लिखा है, ये हमें नहीं पता, लेकिन आज रात आपको पता चल जाएगा। मैंने कहा, फिर मैं पूरा दिन क्या करूं? तो उसने कहा, आप इंतज़ार करें और देखें कि क्या होता है। मैं बाहर जाके लॉन में बैठ गई। बड़ी परेशान थी। मैं दूर से उस घोड़े को भी देख रही थी, और मैंने ये भी नोटिस किया था कि ये घोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा ही ऊंचा और मोटा था। इतना भारी भरकम घोड़ा लोग तो नहीं रखते, क्योंकि वो तेज़ नहीं भागता, लेकिन इसे कौन सा भगाने के लिए रखा था। मैंने ऐलान जंग किया था, तभी मेरे साथ ऐसा हुआ था। उन्होंने अपने शौहर को भड़का दिया था। मैं पूरा दिन शेख साहब का इंतज़ार करती रही। शाम हुई तो वो घर में दाखिल हुए। मैं बाहर गार्डन में ही बैठी थी। उन्होंने मुझे एक नज़र देखा भी नहीं था, न ही मुझसे कोई बात की थी। मुझे लग रहा था कि मैं ये बाजी खेलने से पहले ही हार चुकी हूँ, क्योंकि एक दिन की दुल्हन हूँ और उसका शौहर उससे ऐसे बेअतनाई बरते तो ये बहुत अजीब सी बात लगती है। मैं उसी कमरे में वापस आ गई, लेकिन शाम हुई तो मेरी किस्मत का दरवाज़ा खोल दिया गया, क्योंकि शेख साहब का हुक्म था कि मुझे फिर से दुल्हन बनाया जाए और उनके कमरे में भेज दिया जाए। मैंने फिर से अपना उरूसी जोड़ा पहना और पहले से भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, क्योंकि पहले तो मैं डरी हुई थी, लेकिन अब मुझे पता था कि मैं जीत चुकी हूँ। उस बूढ़ी अम्मा ने मुझे अच्छे से तैयार किया और उसके बाद शेख साहब के कमरे में जा रही थी जब उनकी दोनों बीवियाँ मुझे रास्ते में ही मिली। वो शक्ल से ही हारी हुई लग रही थी। मैंने कहा, मेरा इस्तकबाल करने के लिए खड़ी हैं? तो वो गुस्से से मेरी तरफ बढ़ी और करीब था कि मुझ पर हाथ भी उठाती,
लेकिन एक औरत ने दूसरी को रोक लिया और कहा, जाने दो इसको, इसको खुद ही पता चल जाएगा। उनकी इस बात ने मुझे हैरान कर दिया। मैंने कहा, क्या मतलब, क्या पता चल जाएगा? तुम लोग मेरी खुशी कम करना चाहती हो क्या? तो उसने कहा, खुशी? तुम जहाँ जा रही हो ना, वहाँ कोई खुशी नहीं है, ये तुम्हें पता चल जाएगा। अच्छा हुआ कि तुम आ गई हो, हमारी जान तो छूट गई। अब हम मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, हमारे अस्पतालों के चक्कर भी नहीं लगेंगे। लेकिन तुम्हें ही अब सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। बड़ा शौक है ना तुम्हें शेख साहब की नई नवेली बीवी बनने का, तो लग पता जाएगा। तुम्हारी पुकार सुनने के लिए इस हवेली में सिर्फ दरो दीवार ही रह जाएंगे। मुझे पता था कि वो ये सब इसलिए कह रही हैं क्योंकि वो और कुछ नहीं कर सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा डर भी लग रहा था। खैर, मैं अंदर चली गई। ऐसा कुछ नहीं था जैसा वो कह रही थी। शेख साहब के साथ मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है। मुझे तो तोहफा भी दिया और मैंने उनसे पूछ लिया कि जब मैं रस्म में पास हो गई फिर भी आपने क्यों नहीं बुलाया। कहने लगे। वो दोनों रो रही थी, मेरे कदमों में बैठ गई, कह रही थी कि हमें छोड़ के नहीं जाएं। इसीलिए सोचा कि एक रात अगर मैं उन दोनों के साथ बैठ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, वो मेरे बच्चों की माँ है ना। मैंने कहा, आपके बच्चे नहीं देखे? आपके बच्चे हैं? वो कहने लगे, मैं शादी ही बच्चों के लिए करता हूँ, इधर नहीं होंगे बच्चे। शादी है ना, इसीलिए बच्चों को दूसरे घर भेजा है, क्योंकि मेरे 2 बड़े बड़े घर हैं और उनका ख्याल रखने के लिए बहुत से लोग हैं। मैंने कहा, कितने बच्चे हैं आपके? जब शेख साहब ने मुझे बताया कि मेरे 13 बच्चे हैं तो मैं हैरान रह गई कि उन 2 औरतों से उन्होंने 13 बच्चे पैदा किए थे और उनका ये कहना था कि मैंने तो शादी बच्चों के लिए ही की है। ये बात मुझे थोड़ा सा परेशान कर गई, क्योंकि मैं भी कम उम्र थी और जल्दी जल्दी बच्चों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। लेकिन ये जुमला मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। शायद वो इसीलिए कह रही थी कि अब हमारे अस्पतालों के चक्कर लगने बंद और इसकी बारी। 2 हफ्ते बाद ही मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मेरे यहाँ एक साथ 4 बच्चे पैदा होने वाले हैं। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं पहले दिन से ही ऐसी तबीयत खराबी का शिकार हुई कि जैसे आखिरी दिन चल रहे हैं, मुझसे ना उठा जाए ना बैठा जाए। मेरी हालत बहुत ही अबतर हो गई थी। मेरा कोई दुश्मन भी होता तो उसे भी मेरा एहसास हो जाता। वो दोनों औरतें मुझसे मिलने के लिए आईं और उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऐसा ही होता है। हमारी शादियों को 3-3, 4-4 साल से ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है, लेकिन हमने एक साथ 2, 3 और 4 बच्चे भी पैदा किए हैं। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें बचा लिया जाएगा। लेकिन ये जो तकलीफ तुम पर गुजर रही है ना, ये तुम्हें याद रहेगी। बच्चों को संभालने के लिए भी यहाँ पर नौकर रख दिए जाएंगे। लेकिन और बहुत से मामलात हैं जो सिर्फ तुम्हें ही बर्दाश्त करने होंगे। हमें माफ़ कर दो, हम लोगों ने अपनी जलन में आकर तुम्हें ये सब कुछ पहले नहीं बताया, क्योंकि जब हम खुद इस तकलीफ में फंसते हैं तो हम यही कहते हैं कि ये तो किसी दुश्मन को भी ना हो। लेकिन अब तुम्हें ये तकलीफ होते हुए देखकर हमें अंदाज़ा हो रहा है कि हमें तुम्हें तो बचा लेना चाहिए था, पहले से बताना चाहिए था। तुम ऐसे बहुत से काम कर सकती थी जिसकी वजह से ये सब कुछ ना होता, लेकिन उस वक्त हमें नफरत ने आ घेरा था और अब तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना होगा। मैंने कहा, आप लोगों ने अपनी दुश्मनी निभा दी, अब अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लोगों को पता था कि ये सब मेरे साथ होगा तो मुझे पहले ही बता देती। मुझसे तो अब बोला भी नहीं जाता था। मेरी हालत बहुत बुरी थी, मेरे साथ वैसे भी बहुत से मसले थे, तो मैं और भी ज़्यादा बीमार रहने लगी। ऑपरेशन से मेरे यहाँ बच्चों की पैदाइश हुई, 2 बेटे और 2 बेटियों की माँ बनी। मुझे सोने में तोल दिया गया, मेरे लिए बहुत से तोहफ़े लाए गए, मेरे कमरे को तोहफ़ों से भर दिया गया। मेरे बच्चों की अच्छी परवरिश हो रही थी, मेरा शौहर मेरे साथ था, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक था, लेकिन मेरी सेहत ख़राब थी। वो कहते हैं ना, सबसे अच्छा मौसम सेहत का होता है। अगर आपकी सेहत अच्छी हो तो आपको हर मौसम अच्छा लगता है, नहीं तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मेरे बच्चों को पालने के लिए 4 नौकर रख दिए गए हैं। मुझे ज़्यादा काम नहीं करने पड़ते, पर अपने आप से ही अजीब सी नफरत होने लगी है, क्योंकि मैं दोबारा भी उसी सूरत हाल में पड़ सकती थी। सबसे ज़्यादा दुख इस बात का हुआ कि मेरे माँ बाप को ये बात पहले ही बताई गई थी कि हमें तो बच्चे पैदा करने के लिए लड़की की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने मुझे ये बात नहीं बताई। किससे शिकवा करूं, किससे शिकायत करूं? काश कि मैं उस रस्म में हार जाती और ये मुझे वहीं पर छोड़ देता। मेरे साथ ये सब कुछ ना होता। अब तो ऐसा है कि किसी के सामने कुछ बोल भी नहीं सकते हो। और वो दोनों औरतें मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त बन गई हैं, क्योंकि हम तीनों ही एक दुख से गुजरी हैं। उनसे ही अपने दिल की बात कर लेती हूँ और दिल को सुकून मिल जाता है।
और कोई भी नहीं है जिसको ये सब कुछ बता सकूं। आप लोगों को बता रही हूं। आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।